हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास पाठ 3 है सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी की कहानी इस पाठ में है। देखिए, बलबन की मौत के बाद गयासुद्दीन बलबन की मौत के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए तुर्क और खिलजी सरदार आपस में संघर्ष करने लगे कि अब कौन शासन करेगा। और इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से आए थे और अफ़गानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं और इसीलिए ये खिलजी या खलजी कहलाए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका समय 1290 से 1296 ईस्वी तक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की और वह उदार था, सबको एक साथ लेकर के चलने वाला शासक था और उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया और विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कि कड़ा इस कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और अवध का इक़्तादार और अच्छा मंत्री था, देवगिरी पर हमला करने के लिए वह स्वयं निकल पड़ा अलाउद्दीन खिलजी और वहाँ उसको जीत हासिल हुई और ढेर सारा धन मिला अलाउद्दीन खिलजी को। और सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान से जो है सफल होने के बाद उससे मिलने के लिए कड़ा यानी कि कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ मिलने के लिए जलालुद्दीन अपने जो है भतीजे अलाउद्दीन से मिलने के लिए चल पड़ा और वहाँ पर सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा ही कर दी गई। जलालुद्दीन की मौत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन हासिल किया। अब अलाउद्दीन खिलजी का शासन शुरू होता है 1296 से 1316 ईस्वी तक। तो इसमें देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वो महान विजेता था, कुशल शासक था और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने सुल्तान बनते ही दिल्ली सल्तनत में जो अव्यवस्था थी उसको जो है मतलब जिस समय सुल्तान बना अलाउद्दीन, तो चूँकि उसने अपने चाचा की हत्या कर दी थी, जिस कारण उस समय अव्यवस्था फैली हुई थी और उलेमाओं का जो दखल था, वो भी जो धार्मिक गुरु थे उनका दखल भी शासन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जो अमीर थे सरदार थे वो भी विद्रोह कर रहे थे। मंगोल हमलावर लगातार हमले कर रहे थे और इन सब परिस्थितियों का सामना उसने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े ही धैर्य और सुनियोजित योजना बना करके किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन जो खिलजी की उदार और सहिष्णु नीति थी उसको त्याग करके कठोर नियम लागू कर दिया अलाउद्दीन ने और इन कठोर नियमों व सुनियोजित योजनाओं के बल पर उसने विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफलता हासिल की। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव उसने किया। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरु यानी कि उलेमाओं का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। उलेमाओं की बातों को, धर्म गुरुओं की बातों को नहीं मानता था और सैनिक सुधार किया उसने। अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी की विजय का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को जाता है और अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे और सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों का जो हुलिया है, पहनावा है, उसका विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की भी व्यवस्था शुरू हुई। उसने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तमाम नए किलों का भी निर्माण करवाया और जो पुराने किले थे, दुर्ग थे, उनका मरम्मत करवाया। इन किलों को रसद जो आपूर्ति थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई। राज्य का विस्तार किस तरह से किया, तो सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने
साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और इस उद्देश्य को अपने लक्ष्य को उसने पूरा करने के लिए गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी के जो राजपूत राजा थे उनको हरा करके उसने उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्य पर जीत हासिल की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वह सुल्तान को कर देते रहेंगे, टैक्स देते रहेंगे और उसकी अधीनता को स्वीकार करेंगे। तो अमीरों और सरदारों पर किस तरह से नियंत्रण किया अलाउद्दीन ने? अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि दावत और उत्सव में मिलने से अमीर और सरदार के बीच में निकटता आती है, आत्मीयता बढ़ती है और वह सुल्तान के प्रति षड्यंत्र और विद्रोह करने की योजना भी बनाते हैं। और इसलिए विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों और सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया और अमीरों की दावतों, मदिरापान यानी शराब पीने और गोष्ठियाँ जो उनकी बैठक होती थी उन पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। मतलब जो भी आयोजन करना है पहले सुल्तान से अमीरों को अनुमति लेनी पड़ती थी, उसके बाद वो संगोष्ठी या समारोह कर सकते थे। गुप्तचर यानी जासूस सदैव जो है उन पर नजर रखते थे और इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर क्या है जो 40 अमीरों का संगठन होता था वो डरे रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी का सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूरी तरह से नियंत्रण था। और मंगोल आक्रमणों को किस प्रकार से अलाउद्दीन ने रोका? तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के हमले होते रहते थे और अलाउद्दीन के समय में मंगोलों ने कई बार हमले किए और मंगोल जो कि मध्य एशिया के थे उनके हमलों से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की तरह पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया और इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी और यह सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। कृषि के लिए नीति क्या अपनाई अलाउद्दीन ने? तो अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को जो है बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की और लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज के रूप में लेने की जो है प्रथा शुरू हुई ताकि नगरों को जो है पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न यानी कि अनाज पहुंचाया जा सके। बाजार पर भी नियंत्रण किया अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा और सल्तनत के विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखने की ज़रूरत थी और इन सैनिकों को उनकी ज़रूरत के अनुसार वेतन यानी सैलरी देने से खजाना खाली हो जाता। इसलिए उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्चा उठाने के लिए बाजार पर नियंत्रण लागू किया। उसने रोज़ की ज़रूरतों की जो वस्तुएं होती थी उनका दाम यानी मूल्य निश्चित कर दिया जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपने दैनिक जीवन या अपना निर्वाह कर सकें। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए गए जिनका प्रमुख जो है सहना या अधीक्षक कहलाता था जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं को जो है कीमत से अधिक लेता या नाप तौल में कोई गड़बड़ी करता तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर यानी कि जासूस व्यवस्था को दुरुस्त किया गया था। सुल्तान को रोज बाजार की पूरी जानकारी मिलती थी और कभी कभी सुल्तान खुद भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। तो इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक दाम लेने का साहस नहीं कर पाते थे और कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने पर
या अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी, अनाज की आपूर्ति होती थी और वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। साहित्य और कला का भी विकास हुआ अलाउद्दीन के समय और प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो और बरनी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध है और उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का भी निर्माण करवाया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंबा महल का भी निर्माण करवाया। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा भी बनवाया। तो इसमें जो है इस पाठ में आपने जाना है कि किस तरह से खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ और इस वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह है जिसका शासनकाल बहुत लंबा या बहुत बेहतर नहीं था। इतिहास में उन्हीं शासकों का, सुल्तानों का, सम्राटों का जिक्र होता है जिनका कार्यकाल विशेष होता है। बाकी जिनका ज़्यादा बेहतर नहीं होता है उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं रहती है। तो इस वीडियो में इस पार्ट से संबंधित जो जानकारी थी वो आपको दी गई। थैंक यू।